प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं अमित ठाकुर। और आज इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपकी अब एक हफ्ते से अधिक की छुट्टी है, स्कूल नहीं आना है, लेकिन हमें अपना कोर्स भी पूरा करना है, जिससे कि हम सभी बच्चों को पहले कोर्स पूरा करा के अच्छा रिवीजन भी करा सकें और उनके एग्ज़ाम की तैयारी भी करा सकें कि कैसे लिखना है, इसकी भी तैयारी करा सकें। तो इसलिए कोर्स जल्दी करना ज़रूरी है, तो हम वीडियो का माध्यम का प्रयोग करेंगे। जैसा आपको पता ही है कि हम बात कर रहे थे आजकल विजयनगर साम्राज्य की, और उसमें हम जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा खंड है, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे जो इसका तीसरा खंड है। तीसरे खंड की जो हेडिंग है वो है विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, यानी विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरंस। तो आपको इस खंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो आपका पेज नंबर 176 पर जो आपको एक प्लान दे रखा है, एक नक्शा दे रखा है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें इस नक्शे को आप ज़रा ध्यान से देखें। ये विजयनगर जो शहर है उसका एक लेआउट है, उसका एक प्लान है, उसका एक नक्शा है, उसका एक मानचित्र है। तो सबसे पहली बात आपको याद होगी कि कॉलिन मैकेंजी एक कार्टोग्राफर था, यानी कि वो नक्शा नवीस था, उसे मानचित्र बनाने का विशेषज्ञता हासिल थी। और उसने जो विजयनगर साम्राज्य में जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ की उसने खोज की, उत्खनन किया, उन सब जगह के उसने नक्शे बनाए। और बाद में चलकर जो दूसरे पुरातत्वविद हैं उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के नक्शे बनाए। और ये नक्शे, ये जो प्लान्स होते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं किसी क्षेत्र का उत्खनन करने के लिए, उस क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए। तो जब आप बड़े होकर एक आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे, एक पुरातत्वविद बनेंगे, तो आपको भी इसी तरह के प्लान्स, इसी तरह के नक्शे बनाने होंगे। तो अब ज़रा आप देखें इस नक्शे को बहुत ध्यान से। तो पहली बात जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है कि विजयनगर एक बड़ा क्षेत्र है। विजयनगर जो शहर है वो बड़ा क्षेत्र है, और उसका एक छोटा भाग है हम्पी। दिख रहा है ना आपको? ध्यान से देखो आप अपना सब जो मैप है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो हम्पी है वो विजयनगर शहर का, विजयनगर का एक छोटा हिस्सा है साइड में। इसके अलावा जब आप और ध्यान से इस मैप को देखोगे तो आपको इस विजयनगर के मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई देंगे। पहला है पवित्र केंद्र, यानी सैक्रेड सेंटर। दूसरा है शाही केंद्र, यानी रॉयल सेंटर। और तीसरा है नगर केंद्रीय भाग, नगरीय केंद्रीय भाग, यानी कि अर्बन कोर। तो ये जो 3 मुख्य भाग हैं इस शहर के, हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आपको जब अगर आप इसका लर्निंग आउटकम देखें, इस चैप्टर को पढ़ने का लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या हासिल कर लेता है। तो इसका लर्निंग आउटकम ये है कि आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य के माध्यम से विजयनगर के काल के इतिहास को जानना। तो यानी हमारा जो मुख्य फोकस है, जो मुख्य जोर है, वो है आर्किटेक्चर, स्थापत्य के बारे में पढ़ने का और उसके माध्यम से उस समय के इतिहास को जानने का। तो अब सबसे पहली जो बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि जो विजयनगर जो शहर है उसके विषय में हमें इतिहास जानने के लिए कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। तो जो पेज नंबर 176 पर है आपका ये जो बॉक्स है जिस पर लिखा है फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी, यानी शहर के विषय में खोज। तो इस बॉक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि हमारे कौन कौन से स्रोत हैं विजयनगर शहर के इतिहास को जानने के। उनमें जो सबसे पहला प्रमुख स्रोत है वो है इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अभिलेख।
तो अभिलेखों यहाँ के बहुत सारे मिले हैं, उनसे हमें यहाँ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भी इस शहर की यात्रा की है और अपने वृत्तांत इस शहर के बारे में लिखे हैं। तो उन यात्रियों के वृत्तांतों से, ट्रैवलर्स अकाउंट से भी हमें पता चलता है इस शहर के बारे में। तो कौन कौन से मुख्य, वैसे तो बहुत यात्री आए थे, लेकिन जो मुख्य विदेशी यात्री हैं उनमें से कुछ के नाम हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक तो इटली का यात्री था निकोलो डी कॉन्टी। दूसरा फारस का यानी ईरान जो आजकल है उसका यात्री था अब्दुल रज्जाक। तीसरा था रूस का, रशिया का यात्री जो था अफांसी निकितन। और एक था, और जो पुर्तगाल के पोर्चुगीज़ यात्री थे उसमें था दोराते बारबोसा और डोमिनिगो पेयस। डोमिनिगो पायस कह सकते हैं, पेयस कह सकते हैं, क्योंकि उच्चारण उसी हिसाब से वो कैसा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फर्नाओ नूनीज, वो भी पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल के 3 यात्री थे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब ने भी अपना जो यहाँ का वर्णन किया है, उस वर्णन के आधार पर हमें विजयनगर जो शहर है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ऐसे ही एक वर्णन आपको पेज नंबर 176 का जो नीचे बॉक्स दे रखा है, स्प्राउलिंग सिटी, विशाल फैला हुआ शहर, इस नाम से जो है इसको आप देखें। ये डोमिंगो पेस जो यात्री था पुर्तगाल का, उसने विजयनगर शहर के बारे में वर्णन किया है। तो आप सब इसको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार के वर्णन हमें मिलते हैं, और उन वर्णनों को देखकर आज के इतिहासकार उस समय का इतिहास कैसे पता लगाते हैं। तो ये सब प्रारंभिक चर्चा करने के बाद अब हम बात करेंगे कि जब हम विजयनगर शहर की बात करेंगे तो उसके बारे में क्या जानेंगे। 3 मुख्य बातें जानेंगे। कौन सी 3 मुख्य बातें जानी जाएंगी? एक तो जानी जाएगी यहाँ की जल संपदा यानी वाटर रिसोर्सेज के बारे में। दूसरी बात जो जानी जाएगी वो है किलेबंदियाँ और सड़कें, जो यहाँ की किलेबंदी थी, सड़कें थी यानी फोर्टिफिकेशंस और रोड्स थे, उनके बारे में जानेंगे। और तीसरी बात जानेंगे हम शहरी केंद्र यानी कि अर्बन सेंटर के बारे में, अर्बन कोर के बारे में। तो आपको अपना पूरा ध्यान जब हम विजयनगर शहर की चर्चा करेंगे तो इन 3 चीज़ों पे करनी है। पहली चीज़ है जल संपदा, दूसरी चीज़ है किलेबंदियाँ और सड़कें, और तीसरा है शहरी केंद्र। इन तीनों के बारे में आपसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में और आपको उसके बारे में तैयार करना है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज यानी जल संपदा के बारे में। और आप सबसे पहला ही प्रश्न लिख लीजिए कि हमारे जो पेपर है, जो परीक्षा है, उसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो पहला प्रश्न आएगा वो लिखें, वो है विजयनगर शहर हालांकि एक शुष्क प्रदेश में था, लेकिन फिर भी विजयनगर के शासकों ने अपनी जल संपदा का कुशलतापूर्वक उपयोग करके इस शहर को समृद्ध बनाया। पूर्ण विराम, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अब जरा देखें कि भाई क्या क्या हुआ इस शहर में, यहाँ की जल संपदा के बारे में। तो जब इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे तो आपको जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात बतानी है वो ये कि जो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति थी उसमें सबसे चौंकाने वाला या सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो शहर है वो तुंगभद्रा, यहाँ के पास में तुंगभद्रा नदी बहती है, और उस तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ पर एक प्राकृतिक कुंड यानी एक जो है आपका नेचुरल बेसिन बनाया गया है। प्राकृतिक कुंड यानी नेचुरल बेसिन बनाया गया है, और इस नेचुरल बेसिन की वजह से यहाँ पर पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता था।
तुंगभद्रा नदी इस शहर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बहती है। और जैसा मैंने आपको वीडियो भेजे हैं इस विजयनगर शहर के, तो इस विजयनगर शहर के जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं और बड़ा रमणीय यानी बड़ा ही फैसिनेटिंग साइट है वहाँ के, फैसिनेटिंग सीन है वहाँ के। और इस तरह से पहाड़ी इस शहर के चारों तरफ फैली है जैसे कि कोई हम कह सकते हैं करधनी, जो कमर में पहनने की एक जेवर होता है, ग्रिडल जिसे कहते हैं। तो इस तरह से उसके चारों तरफ फैली हुई है शहर के चारों तरफ वो पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों में कई जलधाराएँ, कई स्ट्रीम्स निकलती रहती है, यानी पानी के छोटे छोटे झरने से बहते रहते हैं। और उन्हीं पानी के झरनों से इस तुंगभद्रा नदी में हमेशा पानी रहता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ के शासकों ने इन धाराओं पर, तुंगभद्रा की जो धाराएं हैं, इन पर बांध बना के पानी का काफ़ी अच्छा इंतजाम कर लिया था ताकि इनको यानी शहर के लोगों को पानी की समस्या ना आए। इन्होंने एक तो पानी को स्टोर करके रखना सीख लिया, संचय करके रखना सीख लिया, और दूसरा तुंगभद्रा नदी से शहर के अंदरूनी भागों तक पानी ले जाने की जल प्रणाली यानी एक्वाडक्ट्स भी विकसित कर लिए। तो इस वजह से शुष्क प्रदेश में होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को पानी की समस्या नहीं होती थी और यहाँ आसानी से खेती हो जाती थी क्योंकि सिंचाई के लिए भी पानी मिल जाता था। आपको अब दो इम्पॉर्टेंट बातें बतानी। जैसे आपको याद है कि भाई जब हम उत्तर लिखते हैं तो कुछ बातें जब हम बताएंगे फैक्ट, तो हमारा उत्तर ऑथेंटिकेटेड होगा। तो जो अभी तक हम जल संपदा के बारे में बता रहे हैं उसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए हम एक जो बात बताएंगे वो ये कि यहाँ पर यानी इस शहर में, विजयनगर में 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में एक जलाशय बना था, एक रिजर्वॉयर बना था जिसका नाम था कमलपुरम। तो कमलपुरम का नाम आपके उत्तर में ज़रूर आना चाहिए। तो कमलपुरम जलाशय बना था और इस कमलपुरम जलाशय, इस हौज से पानी न केवल आसपास के खेतों को सींचता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से जो राजकीय केंद्र था, रॉयल सेंटर था, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता था। तो नहरों के माध्यम से दूर दूर तक पानी पहुँचाया जाता था। पहले पानी एक जगह इकट्ठा किया जाता था, जैसे कमलपुरम जलाशय में पानी इकट्ठा किया गया और फिर वहाँ से नहर के माध्यम से दूर तक भी पहुँचा दिया जाता था पानी। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ नहरें भी महत्वपूर्ण थी, तो जो सबसे महत्वपूर्ण नहर थी उसका नाम था हिरिया नहर। तो जब भी आपसे जल संपदा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, विजयनगर की जल संपदा के बारे में, तो आपको इन दो बातों का, इन दो संरचनाओं का नाम जरूर लेना है। एक कमलपुरम जलाशय और दूसरा हिरिया नहर। कमलपुरम जलाशय में पानी इकट्ठा करके रखा जाता था और वहाँ से पानी शाही केंद्र तक भी, शहर के अंदर तक भी पहुँचाया जाता था नहरों से। उन नहरों में सबसे प्रमुख थी हिरिया नहर। इस नहर से जो पानी था वो तुंगभद्रा पर बने बांध से, वहाँ से पानी लाया जाता था और उससे आप अपने जो ये नहर थी हिरिया नहर, वो कहाँ पर सिंचाई करती थी? जो अभी हमने देखा था कि जो शहर के दो मुख्य हिस्से थे, धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र, उनके बीच में एक घाटी थी, यानी खेती करने की जगह थी। तो उस घाटी में जो खेत थे उनको पानी की सप्लाई हिरिया नहर द्वारा होती थी। और ये वो खेती कहाँ होती थी? धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र के बीच में जो खाली जगह थी, खेत थे, उस घाटी में हिरिया नहर के द्वारा पानी लाकर सिंचाई की जाती थी और इससे वहाँ खेती अच्छी होती थी। और इसका निर्माण जो है, हिरिया नहर का जो निर्माण है, वो संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो ये सारी बातें आपको पॉइंट वाइज अपने उत्तर में लिखनी है जब आपसे जल संपदा के बारे में सवाल आए। तो हमने देख लिया, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझ जाएं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये ऐसे क्षेत्र में है जो प्राय सूखा यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के राजाओं ने अपनी जल संपदा का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। तुंगभद्रा नदी पर उन्होंने कई बांध बनाए और उन बांधों में पानी इकट्ठा करके रखा गया
और उस इकट्ठे पानी को शहर के अंदरूनी भागों तक नहरों द्वारा पहुंचाया गया। ऐसे ही हौज बनाए गए पानी इकट्ठा करने के लिए, उनमें एक प्रमुख हौज है कमलपुरम हौज। और जिन नहरों के द्वारा पानी शहर के अंदरूनी भागों तक, शाही केंद्र तक ले जाया जाता था, उनमें एक प्रमुख नहर है हिरिया नहर। तो ये सब बातें आपको बतानी है। इस तरह से हमारा ये जो जल संपदा, वाटर रिसोर्सेज के बारे में जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता, पूरा होता है। अब हम बात करेंगे किलेबंदियों और सड़कों की, यानी फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स के बारे में। फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स, तो फोर्टिफिकेशंस और रोड, और हाँ, जो अभी जल संपदा के बारे में आप इसी पेज पर 177 पेज पर 177 पेज पर जो आपको चित्र 7.5 दे रखा है, 7.5, उसमें एक्वाडक्ट यानी कृत्रिम जल प्रणाली दे रखी है कि किस तरह से खुले पाइपलाइन की तरह से वो पानी दूर दूर तक ले जाया जाता था। तो ये सब आपको बताना है जल संपदा वाले क्वेश्चन में। अब हम आ रहे हैं किलेबंदियाँ और सड़कें, यानी फोर्टिफिकेशंस और रोड्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम शहर के अंदर जाकर और वहाँ की संरचनाओं के बारे में पढ़ें, पहले हम ये देख लें कि शहर की चारों तरफ से किलेबंदी कैसे की गई थी, इसके चारों तरफ दीवारें कैसे बनाई गई थी और इसकी रक्षा करने के लिए। तो इस पर अगर हम नज़र डालें तो हमारा एक फ़ारस से यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक, और वो भेजा तो कालीकट यानी कोझिकोड केरल में भेजा गया था, लेकिन वो यहाँ पर भी आया था, विजयनगर में भी आया था। और वो जो विजयनगर की शहर की किलेबंदी है, जो फोर्टिफिकेशन है, उससे बड़ा प्रभावित था। वो बताता है कि विजयनगर के चारों तरफ 7 पंक्तियों की किलेबंदी की गई थी, यानी 7 दीवारें बनाई गई थी, एक के बाद एक। सबसे आगे दीवार, फिर कुछ दूरी के बाद फिर दूसरी दीवार बनाई गई, फिर कुछ दूरी के बाद तीसरी दीवार बनाई गई। इस तरह 7 किलेबंदियाँ, 7 दीवारें बनाकर हम इसकी विजयनगर की रक्षा करने का जो पूरा प्रबंध किया गया था। तो ये इस बात से अब्दुल रज़ाक बड़ा प्रभावित था। और एक जो सबसे खास बात है वो ये है कि आमतौर पर जो दीवारें होती हैं शहर के चारों तरफ बनाई जाती हैं, उसके अंदर केवल जो शहर की जो घर, दुकान, महल, मंदिर, ये सभी होते हैं, उन्हीं के चारों तरफ दीवारें बनाई जाती हैं। लेकिन विजयनगर शहर की जो किलेबंदी थी, उसकी खास विशेषता ये है कि उस किलेबंदी के अंदर खेत और जंगल भी थे, यानी खेतों और जंगलों को भी रक्षा करने के लिए उनके आगे भी दीवार बना के किलेबंदी की गई थी। इस पर आमतौर पर सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया था। आमतौर पर यह होता है कि जब शत्रु आता है और किले को घेर लेता है चारों तरफ से, तो अंदर जो लोग होते हैं, जो राजा होता है, उसके सिपाही होते हैं और आम लोग होते हैं, उनको फिर खाने पीने का सामान बाहर से नहीं मिल पाता है। तो ये एक रणनीति होती है बाहर से आक्रमण करने वाली सेना की कि लंबे समय तक हम चारों तरफ घेरा डाले पड़े रहेंगे, इनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाएगा, तो ये अपने आप ही फिर हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, हार मान लेंगे। आमतौर पे ऐसे ही होता था। तो उससे बचने के लिए जो ज़्यादातर जो रणनीति बनाई जाती थी कि किले के अंदर बहुत सारे गोदाम बनाए जाते हैं जिनमें बहुत सारा अनाज वगैरह भर के रखा जाता था, ताकि लंबे समय तक भी अगर बाहर से खाना ना भी आए तो भी शहर में इतना खाना रहे कि लोग खाते रहें। गोदाम वगैरह बनाते थे, आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन विजयनगर के राजाओं ने कुछ अलग हटके किया। उन्होंने ना केवल गोदाम बनाए, बल्कि उन्होंने अपने शहर के अंदर ही खेत भी बनाए और उसके खेतों के आगे तक किलेबंदी कर ली, ताकि जो बाहर अगर दुश्मन की सेना आ भी गई है तो पड़ ही रहे बाहर, हम तो अंदर ही अपना खेत में खेती करके हर साल अनाज भी उगाते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं, हम खुद ही पैदा कर रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। तो इस तरह से लंबे समय तक हम घेरे का मुकाबला कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये किलेबंदियाँ बनाई गई थी। तो आपने देखा कि इनकी खास विशेषता ये थी कि 7 किलेबंदियाँ थीं। इन किलेबंदियों के अंदर जंगल भी थे, इनमें जो खेत भी थे, और जो शहर की जो बाकी जो इमारतें होती हैं, महल होते हैं, मंदिर होते हैं, घर होते हैं, वो तो सब थे ही थे। इस तरह से आपने इनकी
किलेबंदियों के बारे में देखा। जो इनकी किलेबंदी होती थी, यानी कि चारों तरफ दीवार जो बनाई जाती है शहर की, वो उसकी ख़ास बात थी कि उसमें कोई सीमेंट, कोई मसाला वगैरह का प्रयोग नहीं होता था। पत्थर इस शेप के होते थे, साइज़ के होते थे, वो आपस में फंस जाते थे, जुड़ जाते थे, और बिना किसी मसाले के वो इतने मजबूती से आपस में एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते थे कि फिर उनको तोड़ना, उनको हटाना संभव नहीं होता था। तो इसलिए ऐसी बिना सीमेंट की, बिना मसाले की किलेबंदी यहाँ होती थी। और दीवार के अंदरूनी भाग में मिट्टी और कंक्रीट वगैरह जो भरी जाती थी, तो जिससे वो और मजबूत हो जाती थी। तो अब अब्दुल रज़ाक फिर कहता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। और इसी तरह से पेस, एक और जो यात्री है, वो कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं, और कई उद्यान हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों में लाया जाता है। इस कथन की, अब ये जो उस समय के यात्रियों ने कही है, अब इसका हम एविडेंस ढूंढते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सही भी है या नहीं। तो जब पुरातत्वविदों ने इस बात के सबूत ढूंढे तो उन्हें सबूत मिले हैं कि हाँ ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जो किलेबंदी होती थी विजयनगर साम्राज्य की, उसके अंदर खेत और बगीचे और जंगल तक होते थे। ये हमें आज जब पुरातत्वविदों ने खोज की तो मिले हैं। तो इन कथनों को की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले। तो धार्मिक क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के बीच का जो खाली हिस्सा था, वहाँ कृषि क्षेत्र था जो किलेबंदी के अंदर ही था। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। तो इस तरह से आपने बता दिया कि किलेबंदी का प्रयोग ऐसे किया जाता था। अच्छा, इसके बारे में तो प्रश्न क्या क्या आएगा? तो पहला प्रश्न तो ये आएगा, विजयनगर शहर की किलेबंदी की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो जो अभी तक मैंने आपको बताया उसी को पॉइंट वाइज बताना है। अगला प्रश्न ये आएगा, विजयनगर शहर में खेतों को किलेबंदी के अंदर क्यों रखा जाता था? विजयनगर शहर में खेतों को किलेबंदी के अंदर क्यों रखा जाता था? तो इसके बारे में पेज नंबर 178 पर लिखा है उत्तर, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थीं। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया और उन्होंने खेतों को ही किलेबंदी के भीतर सुरक्षित कर लिया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि भाई हमारी जो किलेबंदी थी वो इसलिए की जाती थी कि खेतों को भी उसी के अंदर रखा जाता था। जो दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। यानी एक तो बाहर की किलेबंदी थी ही थी, फिर जो नगर के अंदर के भाग थे, जैसे नगरीय केंद्र था, जो अर्बन कोर था, उसकी अलग से किलेबंदी की गई थी, और ऐसे ही जो रॉयल सेंटर था, शासकीय केंद्र था, उसकी अलग से किलेबंदी की गई थी। तो ये सब बातें आपको बतानी है जब आपसे पूछा जाए कि किलेबंदी की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद बात आती है हमारी प्रवेश द्वारों की। तो अब तक किलेबंदी की बात हो रही थी, अब गेटवेज यानी प्रवेश द्वार। तो पेज नंबर 178 पर आप देखें कि आपको एक गेटवे, एक प्रवेश द्वार का चित्र दिखाई देगा, जो चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, किलेबंदी की गई थी, तो उसके बीच में से इस तरह के ये गेट भी बने हुए थे, बाहर आने अंदर आने के लिए, जाने के लिए इस तरह से बनाए गए थे। आपको ये जो गेटवे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसको बनाने का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, स्थापत्य शैली है, इसे कहते हैं हम इंडो इस्लामिक शैली, क्योंकि इसमें जो गुंबद बना हुआ है और जो मेहराब बनी हुई है, जो आर्क और डोम बना हुआ है, वो
तुर्की सुल्तानों की शैली का है और बाकी चीज़ें इसमें भारतीय शैली की हैं। तो इसका मतलब ये भारतीय और मुसलमानी शैली जो तुर्की शैली है उसका मिश्रण है, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। तो जो विजयनगर के साम्राज्य के शासक थे उन्होंने अपने स्थापत्य में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया। ये गेटवे इसका उदाहरण है। पेज नंबर 178 पर आपको 2 गेटवे दे रखे हैं। एक तो चित्र 7.6 में दे रखा है, एक चित्र 7.7 में दे रखा है। तो जो 7.6 में है वो तो विजयनगर की चार दीवारी का किलेबंदी का गेटवे है और 7.7 में एक मंदिर का गोपुरम है। आप इन दोनों की तुलना करके ये बताएं कि इनमें क्या समानता है क्या असमानता है। जो 7.6 में यानी विजयनगर का जो गेटवे है वो इंडो इस्लामिक शैली का है, जबकि जो 7.7 एक गोपुरम जो है मंदिर का वो भारतीय स्थापत्य शैली का है। तो आपको तुलना करके बताना है कि इन दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है। अब जो यहाँ तक कि हमने देखा कि इस के जो मतलब गेटवे के अलावा अब हम इसके रास्तों, सड़कों, मार्गों की बात करते हैं। तो पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहाँ से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेक्षण तथा फर्श वाली सड़कों के खोजों से की गई है। यानी आज हमें कैसे पता चला कि भाई यहाँ सड़क होगी, तो पुरातत्वविदों ने देखा भाई यहाँ गेटवे है तो इसके सामने सड़क होगी, उसके सामने वो रेखाएं खींच के बताते कि यहाँ तक सड़क होगी। और जो है और फर्श जहाँ जहाँ फुटपाथ मिले हैं तो उसके हिसाब से बताते हैं कि यहाँ सड़क होगी। तो इस तरह से पुरातत्वविद अंदाजे से, लेकिन बहुत सटीक अंदाजे से बताते हैं कि कहाँ सड़क होगी, कहाँ गली होगी। इस तरह से पुरातत्वविद बताते हैं कि सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, जिसके दोनों ओर बाजार थे। तो जहाँ मंदिर मिला है उसका जो प्रवेश द्वार होता था तो पुरातत्वविद उसके आगे लाइनें खींच के बताते हैं कि भाई ये प्रवेश द्वार से आगे तक यहाँ तक ऐसी सड़क थी और इस सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी। तो इस तरह से पुरातत्वविद अपनी कल्पना का प्रयोग करके और वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग करके बताते हैं कि सड़कें, गलियाँ और बाजार किस प्रकार बने थे। तो अब इस पर क्या सवाल आ सकता है? इस पर सवाल आएगा आपसे एग्जाम में, विजयनगर की सड़कों की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो इसमें आपको यही सब बातें बतानी है कि विजयनगर की मुख्य की सड़कें जो अभी मैंने आपको बताया अपनी किताब से पढ़ के सड़कों के बारे में बताना है। अब हम आते हैं आज के आखिरी खंड पर, यानी अर्बन कोर यानी शहरी केंद्र पर। तो इस पर भी एक सवाल लिख लीजिए। सवाल है, विजयनगर के शहरी केंद्र की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। तो अब देखते हैं कि इस शहरी केंद्र में क्या क्या खास बातें थी। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो थी कि जो शहरी केंद्र में आमतौर पे गरीब और आम लोग नहीं रहते थे, यहाँ केवल अमीर लोग ही रहते थे। पैसे वाले, प्रभावशाली, बड़े पदों वाले लोग ही रहते थे। हमें पुरातत्वविदों को जो विजयनगर शहर का उत्तर पूर्वी कोना मिला है तो वहाँ पर उन्हें चीनी मिट्टी के परिष्कृत चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं और ये चीज़ ऐसी थी जो विलासिता की श्रेणी में आती थी और जिसका केवल अमीर लोग इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ केवल अमीर लोग रहते थे इस हिस्से में। इसके अलावा पुरातत्वविदों को ये भी पता चला कि इस विजयनगर शहर के एक क्षेत्र में मुसलमान रिहायशी मोहल्ला भी था, यानी मुसलमान भी रहते थे। यहाँ पे मकबरों और मस्जिदें मिली हैं। हालांकि वो मकबरे और मस्जिदें जो हैं वो मंदिरों के मंडपों से मिलती जुलती हैं, लेकिन पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि वो मस्जिद हैं और मकबरे हैं। तो इससे पता चलता है यहाँ मुसलमान लोग भी रहते थे विजयनगर शहर के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो यहाँ के आम लोगों के आवास थे, आम लोग भी रहते थे, कम रहते थे, तो उनके आवास थे वो कैसे थे, इसके बारे में बारबोसा जो है पुर्तगाल